Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम प्रीवियस वीडियोस में मिनरल रिसोर्सेज पर डिस्कशन कर चुके हैं। इन वीडियोस में हमने जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं यानी जो धात्विक खनिज हैं उन सभी के प्रोडक्शन एरियाज को डिस्कस किया, चाहे वो आयरन ओर हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइट, लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, टिन। हमने सारे मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन एरियाज को डिस्कस किया है। आपने अगर ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। अब नंबर आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स का यानी अधात्विक खनिजों का। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में आप सभी जानते हैं। मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मेटल जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, और बहुत एक मेटलर्जिक प्रोसेस के थ्रू आप मेटल्स को उन मिनरल्स में से, उन ओर्स में से निकालते हैं। बट नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि कोई धात्विक गुण नहीं है, धातु वाले कोई गुण नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इनके अंदर से कोई मेटल नहीं निकालते हैं हम, ठीक है, कोई मेटल इनमें से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। और इनका जो प्रोसेस है, जो अर्थ से एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, वो बहुत सिंपल है। कोई मेटलर्जी नहीं है, कोई धातु शोधन उसमें इन्वॉल्व नहीं है कि भाई इसको कोई प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में कहीं लेके जाना है, ठीक है। सिंपली अर्थ से निकलते हैं और इनको एज ए मिनरल हम यूज में लेते हैं। क्लियर है? तो कोई मेटलर्जी इन्वॉल्व नहीं है, कोई धातु शोधन की प्रक्रिया नहीं है। जैसे आयरन ओर है, इससे आयरन निकालने के लिए आपको एक पूरा मेटलर्जिक प्रोसेस में जाना पड़ेगा जिससे आप आयरन जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इनके अंदर कोई भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं है, और इनके अंदर कोई मेटल जो है वो इस पूरी प्रोसेसिंग में हम निकालते नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्लियर है? बट है मिनरल्स ही, इनको यूज करते हैं मिनरल्स की तरह ही। अब देखिए, ये जो होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो मोस्टली खुद ही एक सेडिमेंट्री रॉक हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उनके अंदर भी मिलते हैं। यानी हम यूं कहें कि अर्थ की क्रस्ट में मिलने वाली जो सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो ही नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। उन्हीं का डायरेक्टली यूज हम करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, क्योंकि कोई मेटलर्जी तो इन्वॉल्व है नहीं, कोई सफाई शोधन इसका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ यंगर फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, उनके अंदर भी आपको ये ज्यादा मिलते हैं। यंगर फोल्डेड माउंटेन्स में क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनका जब फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें अल्टीमेटली जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए लंबे टाइम तक, उनसे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई है वही अपलिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यंगर फोल्डेड माउंटेन्स में भी आपको इस तरीके के जो आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इग्नियस और मेटामॉर्फिक में भी मिलते हैं, बट ज्यादा इनमें मिलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं इनकी खास बात एक और है कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर से हमारा मतलब है कि विद्युत और ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, दोनों के ही कंडक्टर बड़े पुअर है। ये यूं कह सकते हैं कि कुचालक है, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, साथ में इनमें से हीट का फ्लो भी बहुत लिमिटेड होता है। तो इस वजह से जो जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, हालांकि इनमें कुछ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, तो इनमें ये इंसुलेटर्स का काम करते हैं, प्रतिरोधी का काम करते हैं, ऊष्मा यानी हीट के लिए भी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। विद्युत और ऊष्मा दोनों के ही कुचालक होते हैं ये, ठीक है। और इस वजह से क्या है, इनको जो है नॉन मेलेबल भी कह सकते हैं। नॉन मेलेबल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, इन सबको जो है वो आप ढाल सकते हो, एक अलग शेप दे सकते हो। मेलेबल मतलब ये इनको ढलाई की जा सकती है मेटेलिक मिनरल्स की, उनको अलग शेप दे सकते हो आप, ठीक है, पिघला करके, कूट के, आप जिस भी तरीके से इसको अलग शेप दे सकते हो। बट इन मिनरल्स को आप अलग अलग शेप नहीं दे सकते हो।
ठीक है, ये जैसे आ रहे हैं, जिस फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे फाइबर फॉर्म में है, चाहे क्रिस्टल की फॉर्म में है, चाहे शीट की फॉर्म में है, इनको वैसे ही यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्रश कर सकते हो, पार्टिकल्स में तोड़ सकते हो, ये सब कर सकते हो, या इनके अंदर कुछ एडिटिव मिला करके और फिर कुछ और फॉर्मेशन कर सकते हो आप। जैसे सीमेंट बनाने में आप लाइमस्टोन यूज में ले सकते हो, बट इनको ठोक के, गला के, या आप इनको गर्म करके इनका कोई शेप चेंज नहीं कर सकते। तो नॉन मेलेबल है, ये खास बात है। दूसरा, नॉन डक्टाइल है, तन्य नहीं है। तन्य मतलब खिंचाव, इलास्टिक नहीं है, इनके कोई फाइबर नहीं बना सकते आप। जैसे आप आयरन में बना सकते हो, आप इसके अलावा आप सिल्वर में, गोल्ड में, इनमें सब बना सकते हो, टंगस्टन में फिलामेंट बना सकते हो, ये सब बना सकते हो, बट इनके अंदर कोई डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती, तन्यता नहीं होती है। क्लियर है? इसके अलावा ये जो है, इनका यूज अगर देखें, जो आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, तो इनका ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जैसे कि आप एग्जांपल ले, जैसे एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस जो है वो टाइल्स में भी काम में आता है, फ्लोरिंग्स में काम में आता है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपके डोलोमाइट है। डोलोमाइट जो लाइमस्टोन का एक बेटर फॉर्म है, उसमें क्या होता है, उसको तोड़ के और आपको जैसे रॉड बन रहे हैं, आपके रेल बन रहे हैं, तो उसमें जो गिट्टियां होती हैं, ठीक है, जो उसमें आप रेल और रॉड जो है उसके चिप्स और ये सब डालने में जो काम में लेते हो, पत्थर में, स्टोन्स में जो काम में लेते हो, उसमें काम में ले लेते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप जिप्सम यूज में लिया, जिप्सम से आपने प्लास्टर बना लिया, बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम में आ रहा है। सीमेंट बनाने में जिप्सम काम में आ रहा है, लाइमस्टोन काम में आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स की तरह भी यूज लेते हैं, उद्योगों में रॉ मटेरियल की तरह यूज में लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, इसको बैटरीज बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे माइका है, माइका को किस में यूज में लेते हैं, माइका को लुब्रिकेंट्स बनाने में यूज में लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे ब्रेक लाइनिंग्स बनाने में ग्रेफाइट यूज में लेते हैं, ऐसे मल्टीपल यूजेज हैं, वार्निश बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है, शीट बनाने में, इनमें बहुत सारी चीजों में इनको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह यूज में लेते हैं। ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है, तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है ये। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में भी इसको यूज में लेते हैं। फर्टिलाइजर्स में जैसे आपकी सॉइल जो है, उसकी एसिडिटी जो है, जो उसकी अम्लीयता है, उसको कम करने के लिए आप जिप्सम, लाइमस्टोन इनका यूज में लेते हैं, तो फर्टिलाइजर्स में भी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इनको फर्टिलाइजर की तरह भी काम में ले लेते हैं। इसके अलावा इनको जेमस्टोन्स और प्रेशियस मिनरल्स की तरह भी यूज में लेते हैं। जेमस्टोन, प्रेशियस मिनरल्स जैसे आपका डायमंड है, गार्नेट है, रूबी है, सफायर है। आपको पता है ना, जो रत्न है आपके, जितने भी जेम स्टोन्स हैं, महंगे पत्थर हैं, जो आपके प्रेशियस स्टोन्स है, उन सब में क्या है, उन सब में ही आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोई मेटल नहीं होता है। ठीक है, आप सब लोग जैसे आपके स्टोन्स को आप पहनते हैं, आपके फिंगर्स में पहनते हो, कुछ गले में पहनने के लिए है, और डायमंड तो कितना ही फेमस है। ठीक है, तो डायमंड्स हो, गार्नेट्स हो, आपका सफायर हो, रूबी हो, इन सब के लिए जो आपका है पन्ना वगैरह, उन सब में इनको यूज में लिया जाता है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कंस्ट्रक्शन में भी यूज में लेते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज में लेते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी, और जेम स्टोन्स और जो आपके प्रेशियस जो आपके स्टोन्स हैं, उन सब में इनको यूज में लिया जाता है। तो ये एक बेसिक है आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स का, कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, अब देखिए, वन बाय वन करते हुए हम एक एक नॉन मेटेलिक मिनरल को डिस्कस करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायमंड को, कि डायमंड क्या है, डायमंड का प्रोडक्शन कहां ज्यादा हो रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इनफैक्ट यूं कहूंगा कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी पे आ सकता है तो वो डायमंड पे आता है, इन्हीं के प्रोडक्शन एरियाज पे आते हैं। क्लियर है? देखिए, डायमंड जो है वो एक मोस्ट वैल्यूएबल एंड साउट आफ्टर जेमस्टोन है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और सबसे ज्यादा डिमांड में है। कौन नहीं चाहता, हर कोई डायमंड पहनना चाहता है, डायमंड रखना चाहता है। ठीक है, सो मोस्ट वैल्यूएबल एंड साउट आफ्टर जेमस्टोन है, और इसकी हार्डनेस बहुत एक्सेप्शनल हार्ड होता है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इवन मेटल्स भी इसके कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल हार्डनेस और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के कारण इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हार्डनेस बहुत ही ज्यादा है। अब यहां हार्डनेस पे मैं आपको कुछ एड ऑन बताना चाह रहा हूं, कुछ चीज, कि जो हार्डनेस है, किसी भी मिनरल की हार्डनेस को चेक करने के लिए एक स्केल है, मोहर्स स्केल। ठीक है, इसको एक जर्मनी के एक जियोलॉजिस्ट थे,
फ्रेडरिक मोह, इन्होंने 1812 में बनाया था मोह स्केल को। और मोह स्केल जो है वो क्या करती है, ये जो आपके मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स की हार्डनेस को एक स्केल के बेस पे 1 to 10 तक नंबरिंग देती है। अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट है, और अगर 10 है इट मीन्स कि वो हार्ड है। तो 1 to 10 तक, सॉफ्ट टू हार्ड की ओर एक पूरी स्केल बनाती है, जिसमें आपके सारे मिनरल्स को आप रख सकते हैं। और इसमें किया जाता है, इसमें स्क्रैच के बेस पे बनाया जाता है कि एक मिनरल से दूसरे मिनरल को स्क्रैच करके देखो, जो मिनरल स्क्रैच कर पा रहा है उसकी हार्डनेस ज्यादा है, जो मिनरल स्क्रैच नहीं कर पा रहा है उसकी हार्डनेस कम है। ऐसा सिंपल स्केल है जो इन्होंने यूज में ली, और इसमें 1 to 10 देते हैं। एक का मतलब है सॉफ्ट है, सबसे सॉफ्ट है, एक मतलब सबसे सॉफ्ट, और 10 का मतलब सबसे हार्ड है। ठीक है। और ज्यादातर जो है, हम यूजुअली तो देखो हम यही कहेंगे कि मिनरल्स की हार्डनेस चेक करने के लिए मोह स्केल को यूज में लेते हैं, बट ज्यादातर इसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे ज्यादा यूज में लेते हैं। मेटेलिक मिनरल्स के लिए कुछ और भी स्केल है, हालांकि मेटेलिक मिनरल्स में भी यूज ले सकते हैं, एक रफी आइडिया लेने के लिए कि क्या हो रहा है, तो स्क्रैच रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मेटेलिक्स में भी भेजते हैं, बट नॉन मेटेलिक में इसको ज्यादा यूज में लेते हैं। अब देखो मेटेलिक्स में तो ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे विकर्स हार्डनेस टेस्ट है, ये यूज में लेते हैं मेटेलिक के लिए। इसके अलावा ब्रिनेल है, रॉकवेल है, नूप हार्डनेस टेस्ट है, तो ये ऑलरेडी ऐसे जो है मेटेलिक मिनरल्स के लिए हार्डनेस टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मोह स्केल को कम यूज में लेते हैं। क्लियर है। अब देखो जो मोह स्केल है उसको हम ज्यादा यूज ले रहे हैं नॉन मेटेलिक में, तो हम इसी पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। नॉन मेटेलिक में देखो जो टेल्क है, ठीक है, टेल्क जो है इसका अगर आप देखोगे मोह स्केल पे हार्डनेस तो वो आ रही है 1। ठीक है, टेल्क की हार्डनेस आ रही है 1, यानी कि ये सॉफ्ट टेस्ट है, सबसे सॉफ्ट है। अगर आप नाखून से भी स्क्रैच करेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैच हो जाएगा, इतना सॉफ्ट है टेल्क। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, देखिए जिप्सम का 2 है, कैल्साइट में 3 है, फ्लोराइट में 4 है, एपेटाइट का 5 स्केल है, यानी कि लगभग मिड में आ गया। अब इसको आपको किससे काटना पड़ेगा, आपको नाइफ से कट करना पड़ेगा इसको, इतना है। ठीक है, इसके बाद ऑर्थोक्लेज फेल्सपार 6, क्वार्ट्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जिसमें बहुत सारे और मिनरल्स मिलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखोगे आप तो 7 है। अब इसको किससे कट करेंगे आप, इसको ड्रिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप डायमंड पे आते हैं, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। ठीक है, ये सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो क्या है, डायमंड है, जो मोह स्केल पे है 10 पे। सो डायमंड इज 10, क्वार्ट्ज 7, एपेटाइट 5, कैल्साइट 3, जिप्सम 2 एंड टेल्क 1। टेल्क सॉफ्टेस्ट है और हार्डेस्ट है कौन, डायमंड। तो डायमंड जो है उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है। इवन हम इनको भी यूज में देख सकते हैं मेटल में, जैसे एल्यूमिनियम की 7 है, टाइटेनियम 6 है, आयरन देखिए आप 4 to 4.5 है, कॉपर की 3 होती है मोह स्केल पे। बट फिर भी आप देखोगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो डायमंड है वो इन मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा मोह स्केल का आपको आइडिया देना था मुझे इसमें, जिससे आपको समझ में आए कि क्या चीजें हैं। अब देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए एक तरफ इसको हम ऑर्नामेंटल यूज में ले रहे हैं, बहुत चमक है, सजावट में, किसी भी चीज में आप यूज में ले रहे हैं। ठीक है, स्पार्कल और शाइन के अलावा भी, इन सब यूजेस के अलावा भी डायमंड जो है वो इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है। इंडस्ट्रियल यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज ऐसा है कि जब आपको कोई हार्ड चीज को कट करनी हो, तो कट करने के लिए जो आप इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें डायमंड को यूज लेते हैं। सो डायमंड को कटिंग में, ड्रिलिंग में एंड पॉलिशिंग में काम में लेते हैं। पॉलिशिंग मतलब किसी चीज को ऊपर से प्लेन करना हो तो उससे पॉलिश करते हैं, तो इसमें क्योंकि ये खुद तो कटता नहीं है, दूसरी चीज को इजीली पॉलिश कर देता है। सो डायमंड आर यूज इन कटिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग। क्लियर है। अब जो डायमंड है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए डायमंड जो है उस पर एक मिसकंसेप्शन ये है, एक भ्रांति ये है कि डायमंड जो है वो कोयले के जो खदान होते हैं इनमें बनते हैं। यानी कि डायमंड जो है उसको एक तरीके से जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, कोल, उस कोल के फॉर्म में बताया जाता है कि कोल जो है उससे डायमंड्स का मेटामॉर्फोसिस होकर बनता है। बट ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता डायमंड नहीं बनते हैं, कुछ मात्रा में आपको कोल माइंस के अंदर से भी डायमंड निकल के आ जाते हैं, बट इसका फॉर्मेशन जो है वो कोल से नहीं हुआ है, उसका फॉर्मेशन कुछ और वे में हुआ है। यानी कि हम सिंपली कहें कि कोल बना है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैविक प्रक्रियाओं से।
कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कोल के फॉर्मेशन में आप देखोगे कि जो आपकी वेजिटेशन है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब लंबे टाइम तक दबी रही अर्थ में, तो उससे कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। जबकि डायमंड जो होते हैं इनका सोर्स बायोलॉजिकल नहीं होकर नॉन बायोलॉजिकल होता है। ये एक तरीके की डीप क्रिस्टल इग्नियस रॉक्स हैं जहां से इनका फॉर्मेशन होता है, और इनको बोला जाता है किम्बरलाइट पाइप। क्या बोला जाता है? किम्बरलाइट पाइप, यानी आग्नेय चट्टाने जो है वो इनका मेन सोर्स है, जो बहुत डेप्थ में होती है, क्रस्ट के बहुत डेप्थ में, इवन मेंटल के अंदर से निकल के आता है मैग्मा, उससे ये फॉर्मेशन होता है। और ये ही इनकी मेन होस्ट रॉक है डायमंड की, किम्बरलाइट, ये याद रखना। किम्बरलाइट इज द मेन रॉक फ्रॉम विच डायमंड्स आर ओरिजिनेटिंग। डायमंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है किम्बरलाइट से। बट ये कैसी हैं? डीप क्रिस्टल इग्नियस रॉक्स है। डीप क्रिस्टल इग्नियस रॉक से हमारा यहां मतलब ये है कि जो क्रस्ट होते हैं उसके डेप्थ में एक आग्नेय चट्टान है किम्बरलाइट, और ये आग्नेय चट्टान जो है वो वर्टिकल होती है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? आपने प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको वोल्केनिज्म पढ़ाया है, वहां आपको दो तरह की रॉक बताई है, एक्सट्रूजिव होता है और इंट्रूजिव मैग्मेटिक एक्टिविटी। तो इंट्रूजिव जो मैग्मेटिक एक्टिविटी होती है, जो अंतर्वेदी होती है, उनसे बनती है इंट्रूजिव रॉक्स। इंट्रूजिव रॉक्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? अंतर्वेदी, अंतर्वेदी चट्टाने होती हैं। अंतर्वेदी का मतलब क्या होता है? मतलब जो क्रस्ट के अंदर बन रही है। मैग्मा जब बाहर आया तो ऊपर ना आके क्रस्ट के अंदर ही क्या हुआ? रह गया, बाहर आने के लिए उसको स्पेस मिला, और वो धीरे धीरे वहीं जम गया है, सॉलिडिफिकेशन हो गया है। तो उससे जो चट्टाने बनती हैं उनको अंतर्वेदी चट्टाने पर कहते हैं। जैसे आप इसमें देख लीजिए, ये आप देखो अंतर्वेदी चट्टाने, आपने पढ़ा होगा इसको हमारे वीडियो में, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फेथोलिथ, सील, शीट, डाइक, ये सब क्या है? अंतर्वेदी है। यहां मान लीजिए आप देखो, ये है इंट्रूजिव वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। इंट्रूजिव है, यहां क्या है? मेंटल है, और मेंटल में से मैग्मा ऊपर बढ़ रहा है, बट जो आपकी क्रस्ट है उनकी जो अलग अलग लेयर्स है उसके बीच में ही वर्टिकली ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, और ऐसे ही क्या फॉर्मेशन होता है? किम्बरलाइट का। और क्योंकि ये कैसे फॉर्म हो रही हैं? वर्टिकल हैं, ठीक है, तो वर्टिकल होने की वजह से इसको क्या बोल देते हैं? पाइप। तो किम्बरलेट पाइप है। अब ये नीचे से मैग्मा जो है वो आ रहा है, मेंटल से ऊपर आ गया, यहां आकर के इनकी क्या हुआ? इसका सॉलिडिफिकेशन हो गई, जम गई। फिर इन फ्यूचर जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस हुआ या नीचे से और मैग्मा पुश हुआ, तो ये और ऊपर तक आ जाते हैं। ऐसे करके आपके डायमंड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इंट्रूजिव मैग्मेटिक इग्नियस रॉक है किम्बरलाइट, जो डीप क्रस्ट में डिपॉजिट हो रही है, और इससे डायमंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये किम्बरलाइट नाम कहां से आया है? तो साउथ अफ्रीका में एक फेमस माइन है किम्बरले में, ठीक है। किम्बरले में साउथ अफ्रीका में डायमंड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? किम्बरलाइट। किम्बरले के बेस पे किसका नाम बना है? किम्बरलाइट का। क्लियर है? और पाइप इसलिए क्योंकि ये वर्टिकल है। तो किम्बरलेट पाइप जो है वो मेन सोर्स है। किम्बरले रॉक्स जो हैं, जो इग्नियस हैं, उनसे बना है डायमंड। अब देखिए, डायमंड जो हैं इनके आप देखोगे तो इनका सबसे ज्यादा अगर आपको रिजर्व प्रोडक्शन मिलता है तो वो मिलता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 60% जो है वो अकेला कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे बोत्सवाना है, अंगोला है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, ठीक है। इसके अलावा आप इस तंजानिया के अलावा जिम्बाब्वे को देख सकते हैं, मोजाम्बिक है, इसके अलावा गिनिया है, सियरा लियोन है, घाना है। इन सब के अंदर डायमंड्स का प्रोडक्शन होता है। इवन छोटा सा एक कंट्री जो लैंड लॉक्ड है साउथ अफ्रीका के अंदर, लिसोथो, यहां पर भी डायमंड माइन है। क्लियर है? छोटा सा है पर फिर भी उसके अंदर भी डायमंड माइन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर जो है बहुत पुरानी ये क्रस्ट रॉक है। डायमंड जो है यहाँ पे बहुत पुराने क्रेटॉन्स है, शील्ड है, जो पुरानी जो रॉक्स हैं, सबसे पुरानी अर्थ पे जो फॉर्मेशन वाले रॉक्स है वो वहां पे है, ठीक है। और उस टाइम जो इंट्रूजिव मैग्मेटिक एक्टिविटी हुई, उसका लंबे टाइम तक एक जगह रहने से मेटामॉर्फोसिस भी हुआ, और वो सॉलिडिफाई होकर के फिर फर्दर मेटामॉर्फोसिस से वहां पे बहुत ज्यादा डायमंड फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, जो डायमंड है
इसके प्रोडक्शन एरियाज की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर जो डायमंड का है वो है रशिया। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। रशिया कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है। 37.3 मिलियन कैरेट्स, 37.3 मिलियन कैरेट्स इसने प्रोडक्शन किया है 2024 के अंदर। सो टॉप डायमंड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज रशिया। 37.3 मिलियन कैरेट इसने प्रोडक्शन किया 2024 में, जो इसका अपने पास अवेलेबल लेटेस्ट डेटा ये है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है बोत्सवाना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर आता है कनाडा का नंबर। ठीक है, कनाडा भी प्रोड्यूस करता है। फिर अफ्रीका का आ जाएगा आपका अंगोला और डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रशिया। रशिया के बाद आपका आ गया बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना ने 25.1 मिलियन कैरेट है। इसके बाद कनाडा का 16 है। इसके बाद आपका आ जाता है अंगोला, अंगोला का 9.8 और डीआरसी का 8.3 मिलियन कैरेट। कैरेट्स में ही करते हैं, डायमंड का तो जो मेजरमेंट की यूनिट है कैरेट है। तो ऐसे इसको प्रोडक्शन होता है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रशिया। ठीक है, बट अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो टॉप पे है। तो एक एक करके इनके प्रोडक्शन एरियाज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम रशिया की। तो रशिया जो है इसके अंदर आप देखोगे तो इसका जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है साइबेरिया के अंदर। जो इसका साइबेरिया रीजन है वो ऐसी माइंस के लिए फेमस है। और आप एक चीज याद रखिए कि रशिया जो है उसके अकेले के अंदर ही 12 से ज्यादा ओपन पिट माइन है। ओपन पिट मतलब खुली खाने हैं। इसकी डायमंड की ओपन पिट माइंस ऑफ डायमंड देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा माइन जो है वो अकेले रशिया के पास है। ठीक है, 12 से ज्यादा ओपन पिट माइन है। ठीक है, अब इसमें जो साइबेरिया रीजन है वो बहुत फेमस है डायमंड प्रोडक्शन के लिए। और साइबेरिया के अंदर एक साइट है, यहां देखिए, साइबेरिया के अंदर ये रीजन है याकुतिया। ठीक है, क्या है? याकुतिया। और याकुतिया के अंदर देखिए ये पूरा एरिया देख लीजिए साइबेरिया का, जो ईस्टर्न साइबेरिया का जो ये रीजन है, थोड़ा सा सेंटर भी ले रखा है याकुतिया। इसको पहले सख रिपब्लिक भी कहते थे। जब रशियन फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ ऐसे ऑटोनोमस रीजन थे, ठीक है, जिनको अलग से रिपब्लिक बनाया गया था, तो इसे पहले सख रिपब्लिक भी कहते थे। तो सखा रिपब्लिक या याकुतिया का जो ये रीजन है इसके अंदर सबसे ज्यादा डायमंड प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो यहां आप देखिए याकुतिया, याकुतिया, इसी को आप यहां देख सकते हैं। सो सख रिपब्लिक या याकुतिया जो है साइबेरिया के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी माइंस है। सबसे ज्यादा माइंस यहीं पे ही है। अब इसमें 3 माइन फेमस हैं। एक तो है उद्याचनी माइन, एक मीर माइन और एक है आइखल माइन। उद्याचनी, मीर और आइखल 3 माइन है याकुतिया या सख रिपब्लिक अंदर। और याकुतिया किसके अंदर है? साइबेरिया। क्लियर है? इसके अलावा एक माइन आपको यहां मिलेगी, ये है, आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रशिया है, रशिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न है, यहां क्या है? व्हाइट सी है ये। तो व्हाइट सी के कोस्ट के पास है ये, व्हाइट सी ये है, ये आपका कोला पेनिनसुला है। ठीक है, व्हाइट सी और कोला पेनिनसुला के पास है आपका आर्खेनगेल्स्क। इस आर्खेनगेल्स्क के अंदर भी एक माइन मिलेगी आपको, यह है आर्खेनगेल्स्क। इसके अंदर एक माइन है लोमोनोसोव। ठीक है, यहां पर भी प्रोडक्शन होता है। यहां पर भी किसका प्रोडक्शन हो रहा है? डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट साइट है साइबेरिया के अंदर सख रिपब्लिक, उसमें 3 आपने माइंस देख ली, उदाचनी, मीन और आइखल। और यहां आपका जो आर्खेनगेल्स्क है इसके अंदर लोमोनोसोव माइन है। तो रशिया जो कि टॉप प्रोड्यूसर है डायमंड का। ठीक है, अब देखो कितना प्रोडक्शन कर रहा है रशिया अकेला। 37.3 मिलियन कैरेट्स जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो इतना मतलब ऑलमोस्ट 35% के आसपास जो है वो अकेला रशिया प्रोडक्शन कर रहा है। उतना प्रोडक्शन जो है वो रशिया कर रहा है, वो कर रहा है ओपन पिट माइन है, 12 माइन है, 12 माइन्स है, उनसे कर रहा है। क्लियर है? रशिया के बाद आ जाओ, अब अफ्रीका पे बात करेंगे, क्योंकि अफ्रीका ही तो कॉन्टिनेंट ही तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो बोत्सवाना, देखिए बोत्सवाना जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? डायमंड का। अब बोत्सवाना के अंदर 2 इंपॉर्टेंट साइट है। देखो, एक तो है सेंट्रल बोत्सवाना। इस सेंट्रल बोत्सवाना जो है इसके अंदर एक लोकेशन है ओरापा, यह ये फेमस माइन है। ठीक है, डायमंड के लिए ओरापा। ठीक है, तो सेंट्रल आपका जो बोत्सवाना है इसके अंदर तो है ओरापा माइन।
ठीक है। सेंट्रल बोत्सवाना में कौन सी माइन है? ओरापा माइन है। इसके अलावा साउथ की तरफ आओगे तो ये है सदर्न, ठीक है, यह है सदर्न बोत्सवाना, और सदर्न बोत्सवाना के अंदर है यहाँ पे जवानेग। इसके अंदर भी क्या प्रोडक्शन हो रहा है? डायमंड का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो दो साइट है, सदर्न बोत्सवाना में तो जवानेग माइन है, और ओरापा माइन किसके अंदर है? ओरापा माइन है सेंट्रल बोत्सवाना के अंदर। क्लियर है? तो बोत्सवाना जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसमें दो है, जवानेग और ओरापा। जवानेग जो है वो कहां है? सदर्न के अंदर, और ओरापा कहां है? सेंट्रल बोत्सवाना में। दोनों लोकेशन आप देख सकते हो मैप पे। क्लियर है? इसके बाद देखो, बोत्सवाना के बाद आ जाओ कनाडा पे। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? कनाडा। और कनाडा जो है, इसमें डायमंड का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है कनाडियन टुंड्रा एरिया में, जो नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, टुंड्रा का एरिया जाता है आपका 66 एंड अबाउट नॉर्थ, 66 एंड हाफ जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उससे ऊपर का जो है 66 एंड हाफ जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इससे ऊपर का जो एरिया है, जो टुंड्रा एरिया है, इसके अंदर आपको डायमंड का प्रोडक्शन मिलेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया इसका फॉर्मेशन हुआ है इग्नियस रॉक से, जो पुरानी चट्टानें हैं उनसे। और उनमें आप देखोगे तो यहाँ पे आप मैप पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कैनेडियन शील्ड लिखा हुआ मिलेगा। कैनेडियन शील्ड, शील्ड क्या थी? पुरानी रॉक्स थी। तो यहाँ आप मैप पे देखेंगे तो आपको यहाँ कैनेडियन शील्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एक कैनेडियन शील्ड का पार्ट है, पुरानी रॉक्स का पार्ट है। तो इनमें बहुत लंबे टाइम तक इंट्रूसिव रॉक्स रही है, मेटामॉर्फोसिस हुआ है, मैग्मेटिक एक्टिविटी है, तो इन्होंने डायमंड के प्रोडक्शन में हेल्प किया है। अब यहाँ पे जो कैनेडियन टुंड्रा एरिया है, इसमें डायमंड का प्रोडक्शन है। और कैनेडियन टुंड्रा को के अंदर देखोगे तो ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, एक स्टेट है, कनाडा का एक स्टेट है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट साइट है। एक तो ये देखिए इकैती है, एक यहां पे आप देखोगे तो ड्याविक है, और एक है गहचोक्यू। ठीक है, ये तीन है, इकाती है, डायविक है और गहचोक्यू, तीन इंपॉर्टेंट। हालांकि जेरिको भी आता है नूनावट के अंदर। तो आप ये तीन साइट याद रखो, कौन कौन सी? गहचोक्यू, डायविक एंड इकाती। ठीक है, तीन लोकेशन है, गहचोक्यू, डैविक और इकाती, तीनों का है नॉर्दर्न टेरिटरी स्टेट के अंदर है। और किसका पार्ट है? टुंड्रा, कैनेडियन टुंड्रा का, कैनेडियन शील्ड का पार्ट है, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो कैनेडियन शील्ड में इनका फॉर्मेशन हुआ है डायमंड का। इसके बाद आ जाते हैं आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही दो इंपॉर्टेंट, फोर्थ नंबर वाला आपका अंगोला, और फिफ्थ नंबर वाला आपका डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए, अंगोला जो है, अब ये देखो, आप देख लो, हमने बोत्सवाना को देखा था अभी। ठीक है, तो बोत्सवाना तो ये रहा आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के सदर्न पार्ट में है बोत्सवाना। इसके अलावा हमने अभी जो देख रहे हैं अंगोला, ये देखो सेंट्रल अफ्रीका में है, अंगोला है। इसके अलावा आपको क्या देखना है? डीआरसी, ये भी क्या है? सेंट्रल अफ्रीका में है। ठीक है, अब देखो इसके पास पास के सारे कंट्रीज देख लो आप, इनमें सब में है। आप देखोगे यहाँ तो आपको यहाँ जिम्बाब्वे में भी प्रोडक्शन मिलेगा, इधर आप देखोगे तो यहाँ आपको जाम्बिया में भी मिल जाएगा, तंजानिया में भी मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका में भी है, नामीबिया में भी है। तो इस पूरे एरिया में ही क्या है? इस पूरे एरिया में ही डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेंगी। तो अंगोला जो है, इसके अंदर अब सारी साइट्स को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर जो सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट है वो है कटोका माइन अंगोला की। ठीक है, और इसका प्रोविंस है लुंडा सूल प्रोविंस, ये है लुंडा सूल प्रोविंस, और इसके अंदर यहां पर है कटोका माइन, ये याद रखिए। ठीक है, तो एक लोकेशन जो याद रख सकते हैं आप, तो वो है लुंडा सूल प्रोविंस के अंदर कटोका माइन, किसके अंदर? अंगोला के अंदर, जहां डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो डायमंड प्रोडक्शन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट टॉप पे है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर आप बात करोगे तो वो कौन आएगा? अंगोला आएगा। सबसे पहला कौन सा? बोत्सवाना था, सेकंड पे अंगोला है अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर ही एक और है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपने फिजिकल ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ी होगी कि यहाँ पे एक प्लेट्यू है, कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू है, ये साउथ में आप देखो, ये है कटंगा प्लेट्यू का रीजन। इस कटंगा प्लेट्यू के रीजन जो है, इस रीजन के अंदर से ही आपको यहाँ पे एक रिवर जा रही है, कॉन्गो रिवर। उस कॉन्गो रिवर का ओरिजिन भी ऑलमोस्ट यहीं कटंगा प्लेट्यू से ही होता है। तो इसके अंदर है एक तो कटंगा स्टेट और एक है कसाई स्टेट।
कटंगा और कसाई जो स्टेट है इसके अंदर से क्या हो रहा है, डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है। दो याद रखिए, ये कटंगा प्लेट्यू का रीजन है पूरा, ठीक है। और कटंगा प्लेट्यू से यहाँ पे से जब कॉन्गो रिवर निकलती है तब उसको लुआलाबा रिवर कहते हैं, तो वो यहाँ से निकलती है, उसी एरिया में आपको क्या प्रोडक्शन मिलेगा, यहीं पे डायमंड का प्रोडक्शन मिलेगा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि एक सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, उसके अंदर कटंगा प्लेट्यू है जिसमें कटंगा और कसाई रीजन आ रहे हैं, इसके अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है। तो अंगोला में तो कटोका माइन हो गई और यहाँ पे आपका कटंगा और कसाई रीजन हो गया। क्लियर है। तो ये 5 तो आपने लार्जेस्ट देख लिए, बट साउथ अफ्रीका क्योंकि किम्बरलाइट नाम ही किम्बरले से पड़ा है तो हमें साउथ अफ्रीका का भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। क्लियर है ना भाई। आपको 5 प्रोड्यूसर तो आपने देख लिए टॉप प्रोड्यूसर, बट साउथ अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है तो उसका भी हमें डिस्कस करना है। साउथ अफ्रीका जो है इसके अंदर किम्बरले, ये देखिए ये किम्बरले रीजन है, इस किम्बरले रीजन के अंदर ही डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है और इसी के नाम पर किम्बरलेट पाइप पड़ा है, इन रॉक्स का नाम पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइन है किम्बरले माइन, ठीक है। इस किम्बरले माइन में के अंदर जो मेन माइन है जिसका नाम है वो है फिंच माइन, ठीक है। किम्बरले तो इस पूरे रीजन का नाम है, तो यहाँ पे तो माइन कई हैं, बट फिंच माइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। फिंच माइन के अंदर याद रख ना सके तो आप नाम याद रख सकते हैं, नहीं आप किम्बरले याद रखिए। इसके अलावा यहाँ है प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग, ये रीजन में आपने देखोगे तो बहुत सारे मेटल्स को आपने यहाँ पढ़ा है, मेटेलिक मिनरल्स को, आयरन ओर को भी पढ़ा है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे आपके, मैग्नीज को भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, ट्रांसवाल का पार्ट है, ट्रांसवाल के अंदर आपने आयरन ओर को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिटोरिया जोहानिसबर्ग का जो ये रीजन है इसके अंदर एक है प्रीमियर माइन, इसके अंदर भी डायमंड का प्रोडक्शन होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, किम्बरले, प्रिटोरिया एंड जोहानिसबर्ग। किम्बरले के अंदर फिंच माइन है और आपकी जो प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग है इसके अंदर आपकी माइन है प्रीमियर माइन, ठीक है। प्रीमियर माइन और फिंच माइन 2 माइन है साउथ अफ्रीका के अंदर। क्लियर है। तो ये आप सिंपली याद रखिए। देखिए डायमंड जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादातर पूछा जाता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, बाकी के नॉन मेटेलिक मिनरल्स की एग्जैक्ट साइट बहुत कम पूछी जाती है। ज्यादा से ज्यादा टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज के बारे में पूछ लिया जाएगा, थोड़ा उनके बारे में बेसिक डिटेल जो होगी वो पूछी जाएगी आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। इसलिए अब बाकी में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायमंड के रीजन पूछे जाते हैं तो मैंने आपको सारे रीजन बता दिए हैं, ये किन किन एरियाज में हो रहे हैं। प्रिटोरिया जोहानिसबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में हो गया है। क्लियर है। तो ये था आपका डायमंड के प्रोडक्शन एरियाज। इसके बाद नंबर आता है माइका का, माइका अभ्रक, ठीक है। देखिए माइका जो है एक ट्रांसपेरेंट, टफ और फ्लेक्सिबल मिनरल है, टफ है, हार्ड है, बट फ्लेक्सिबल है और एक ट्रांसपेरेंट मिनरल है माइका। अभ्रक या माइका जो है वो ज्यादातर इग्नियस रॉक्स में निकलता है। अब यहां देखिए इग्नियस में निकल रहा है, ये सेडिमेंट्री में नहीं निकल रहा है, इग्नियस रॉक्स के अंदर निकलता है माइका। इसके टाइप की अगर हम बात करें तो इनके कुछ कॉमर्शियल टाइप्स हैं, किसके, माइका के कुछ कॉमर्शियल टाइप्स हैं जिनको अलग अलग नाम है माइका के अंदर, जैसे मस्कोवाइट, मस्कोवाइट को कहते हैं वाइट सफेद अभ्रक, वाइट माइका। फ्रैगोपाइट जिसे ब्राउन माइका, बायोटाइट यानी ब्लैक माइका, ठीक है। तो माइका के अलग अलग टाइप हैं, तीनों टाइप याद रखिए, कहीं भी पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। ये एक्चुअली ये कॉमन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। मस्कोवाइट है, फ्लैगोपाइट है और बायोटाइट है, व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक माइका, ठीक है। अब इन माइका को अगर आप देखोगे तो ये नॉन कंडक्टर है माइका, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही ये नॉन कंडक्टर है, इसके अंदर से ना तो ऊष्मा ना ही विद्युत, दोनों का ही चालन नहीं हो सकता है। सो माइका इज यूज्ड एज ए कंडेंसर, कंडेंसर में यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा मीन्स इलेक्ट्रिक यूज है इसका। इसके अलावा इंसुलेटर्स में यूज में ले सकते हैं, प्रतिरोधी जो होते हैं उनमें यूज में ले सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स में भी इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको रेडियो कंपोनेंट्स में भी यूज में लिया जाता है माइका को। मेटल नहीं है फिर भी इनका मेटल जैसा यूज होता है, ठीक है। जैसे इनको कंडेंसर्स में, इंसुलेटर्स में, हीटिंग एलिमेंट्स में और रेडियो कंपोनेंट्स में इसको यूज में लेते हैं क्योंकि हार्ड है
और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिटल है, क्षणभंगुर है, टूट जाएगा, सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट नहीं है, इसलिए इसको मेटल की तरह यूज में लेते हैं। इसके अलावा इसका रूफिंग्स में भी यूज में लेते हैं, माइका की जो है रूफ बनाने में, छतों में काम में लेते हैं, लुब्रिकेशन बनाने में भी माइका का यूज है। इसके अलावा क्या है, वार्निश बनाने में, वॉलपेपर बनाने में, इन सब में यूज में लेते हैं। लुब्रिकेशन हो, वॉलपेपर हो, वार्निश हो, रूफिंग हो, इन सब में भी माइका का यूज में लिया जाता है। क्लियर है। अब माइका के प्रोडक्शन को देख लो कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन से हैं। तो 2024 में अगर हम मीट्रिक टन्स में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो कि पूरा माइका के मार्केट को कवर कर रहा है वो है चाइना, ठीक है। तो चाइना इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ माइका, और माइका के प्रोडक्शन में चाइना की मोनोपोली कह सकते हो, क्योंकि अकेले ने ही 7.8 लाख 7.8 लाख जो है मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप रशिया को देखो तो बेचारा बहुत डाउन है, 1 लाख, यानी कि रशिया से ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, चाइना, ठीक है। तो वर्ल्ड के प्रोडक्शन में चाइना जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है, 65 to 70% तक जो है वो अकेला कौन प्रोडक्शन कर रहा है, चाइना, ठीक है। तो चाइना जो है वो माइका का जो प्रोडक्शन है उसमें टॉप पे है। चाइना के बाद आता है रशिया, रशिया के बाद फिनलैंड, यूएसए और साउथ कोरिया, ठीक है। देखिए ये ऐसे कंट्री हैं जिनको ज्यादातर आप देखोगे, जैसे साउथ कोरिया, इसको बड़े कोई मेटेलिक मिनरल्स में आपने ज्यादा नहीं देखा है, फिनलैंड को भी आपने ज्यादा नहीं देखा है, बट यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो चाइना, रशिया, रशिया के बाद आपका फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद यूएसए है, और फिर क्या है, साउथ कोरिया है। ये टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना 7.8 लाख, रशिया 1 लाख, फिनलैंड 53,000 एंड यूएसए 48,100 एंड साउथ कोरिया 30,000। ये 2024 के प्रोडक्शन के डेटा है। डेटा याद रखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, टॉप 5 याद रख सकते हो। और ये तो स्पेशली याद रखना कि चाइना की मोनोपोली है, तो आप ये सोचिए कि चाइना जो है वो माइका के मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है ना। तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 70% ऑफ द वर्ल्ड माइका प्रोडक्शन। अब चाइना की 4 प्रोविंसेस हैं जिसमें आपको माइका देखने को मिलेगा, जिनमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि टॉप प्रोड्यूसर है तो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। ये देखिए एक है हेबेई प्रोविंस, इसके अंदर चाइना में माइका का प्रोडक्शन है। हेबेई से नीचे आएंगे तो एक ये है जियांगसू प्रोविंस, यहाँ पे माइका प्रोडक्शन हो रहा है। एक है जेजियांग प्रोविंस, यहाँ पे होता है, और एक है ग्वांगडोंग। इन 4 जगहों पे माइका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कहाँ का हो रहा है, हेबेई में हो रहा है, जियांगसू में हो रहा है, जेजियांग में है, और ग्वांगडोंग के अंदर है, ठीक है। तो हेबेई, जियांगसू, ग्वांगडोंग और जेजियांग प्रोविंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन चाइना। इसके अलावा एक माइन ऐसी है जो बहुत फेमस है माइका की, और फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइका जो क्रिस्टल्स है ना वो बहुत बड़े बड़े, यानी वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो इस माइन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो लेसी माइन है ओंटारियो में, ठीक है। कनाडा का जो ओंटारियो है उसके अंदर एक लेसी माइन है। ओंटारियो कहाँ है कनाडा में, जो आपका ग्रेट लेक्स का रीजन है, ग्रेट सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इसके नॉर्दर्न साइड में, या यूं कहा कि उनसे लगता हुआ जो स्टेट है वो है ओंटारियो। और ओंटारियो के अंदर लेसी माइन है, ये याद रखना आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत फेमस माइन है माइका की। लेसी माइन इन ओंटारियो स्टेट ऑफ कनाडा इज फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन बिकॉज दिस माइन हैज लार्जेस्ट फाइबर्स और लार्जेस्ट क्रिस्टल्स ऑफ द माइका। बहुत बड़े बड़े माइका के क्रिस्टल्स मिलते हैं यहाँ पे। अब इंडिया में किसका नंबर है साहब, इंडिया में आंध्र प्रदेश है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड, इनका नंबर आता है, ठीक है। तो माइका प्रोडक्शन में टॉप कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा राजस्थान है, फिर इसके बाद बिहार और झारखंड का नंबर है। तो ये टॉप प्रोड्यूसर ये है माइका के। क्लियर है, बस माइका के बारे में इतना ही है। माइका के बाद आता है हमारा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो आप देखोगे तो ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है। बट कार्बन का कैसा फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है अब कार्बन। तो ग्रेफाइट इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। और ग्रेफाइट जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, और इसी वजह से आप यूं कहें कि ये एक बहुत ही स्टेबल फॉर्म है कार्बन की। वन ऑफ द स्टेबल फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो है उनमें ग्रेफाइट होता है। स्टेबल फॉर्म क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है एटम्स में,
एटॉमिक जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है इनके बीच में, तो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्ड इसके अंदर बॉन्डिंग है, इस वजह से क्या है, स्टेबल फॉर्म है इसकी। इसकी जो लेयर्स हैं ये लेयर्स के फॉर्म में होता है ग्रेफाइट, लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। और उस लेयर्स के बीच में भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो लेयर की भी बॉन्डिंग है, एटॉमिक बॉम्ब जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स में से एक है कार्बन की ग्रेफाइट। बट इसके साथ एक अच्छी चीज ये है, हम जनरली कहते हैं कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर नॉट कंडक्टर्स बट इट इज ए सेमी मेटल। सेमी मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये गजब की बात है कि नॉन मेटल होते हुए भी इसे सेमी मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो हो रहे हैं। तो इसकी जो लेयर्स हैं उसके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, इस वजह से इसको सेमी मेटल कहते हैं। ये सॉफ्ट भी है, ग्रीसी भी है, और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो याद रखना, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन इट इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल, बट फिर भी इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से इसको गुड कंडक्टर कहेंगे। तो ये सेमी मेटल है, ठीक है। इसको यूज किस में लेते हैं, बैटरीज में। ग्रेफाइट की रॉड्स हैं उनको बैटरीज के में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा इसको स्टील मेकिंग में भी काम में लेते हैं, एक एडिटिव की तरह यूज में लेते हैं इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स में भी इसको यूज में लेते हैं, किसको, ग्रेफाइट को। इसके अलावा ब्रेक लाइनिंग्स में और पेंसिल्स में। पेंसिल तो आपको सबको पता है, ग्रेफाइट की पेंसिल है, आपने बचपन से खूब यूज में ली है, ठीक है। अब आप वैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने पेंसिल को कम यूज में लिया हो, बट पेंसिल तो रिक्वायरमेंट सबको है, बचपन से आपको यूज लेना ही होता है, ठीक है। बट पेंसिल्स में और ब्रेक लाइनिंग से, ब्रेक लाइनिंग जो आपके गाड़ी के ब्रेक शू होते हैं ना, आपको सबने देखा होगा ब्रेक शू, तो ब्रेक शू के ऊपर जो है वो ग्रेफाइट लगा होता है, जिससे फ्रिक्शन अच्छा होता है, रगड़ अच्छी होती है, तो ब्रेक अच्छे से लगते हैं, ठीक है। ब्रेक शू आप सबने चेंज करवाए होंगे अपनी गाड़ीज में, तो ब्रेक शू में किसको लगाते हैं, ग्रेफाइट को, ठीक है। ग्रेफाइट के साथ साथ एस्बेस्टोस भी यूज में ले लेते हैं। तो ग्रेफाइट और एस्बेस्टोस जो है इनको यूज में लेते हैं ब्रेक लाइनिंग्स में, जिससे कि फ्रिक्शन अच्छा हो और गाड़ी में अच्छे से ब्रेक लगे, ठीक है। तो उसमें यूज में लेते हैं ब्रेक लाइनिंग्स में। चाइना जो है वो इसके मार्केट को डोमिनेट करता है, जैसे माइका में भी कर रहा था, यहां पे भी ग्रेफाइट का 65 to 70% जो है वो कौन अकेला प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना। और इसी वजह से सप्लाई चेन में रिस्क प्रोड्यूस करता है। भाई बैटरीज देखोगे आप तो आज का टाइम किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आप जा रहे हो तो उसमें यूज में क्या आती है, बैटरी। और अगर चाइना ने आपको ग्रेफाइट जो है उसके प्रोडक्शन को रोक लिया या इसने एक्सपोर्ट करने नहीं किया ग्रेफाइट का, तो ये पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसलिए चाइना के अंदर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ग्रेफाइट ही है, बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स हैं उसके पास, ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, जो बहुत स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, उनकी वजह से चाइना जो है वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रिक गाड़ीज को बनाने में भी, इसके अलावा बैटरीज बनाने में भी, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में भी, सब में। इस वजह से क्या है, चाइना जो है उसके वो कभी भी आपको सप्लाई चेन की रिस्क पैदा कर सकता है, क्लियर है। और आज के टाइम में आप देख रहे हो यूएसए को झुका दिया है चाइना ने, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, मिनरल्स हैं, क्लियर है, रेयर अर्थ मिनरल्स उसके पास हैं। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो भी रैपिडली ग्रेफाइट माइनिंग में राइज कर रहा है। तो इसके जो अदर कंट्रीज जो हैं उनमें सबसे बड़ा आपको देखोगे तो दूसरा आपको एक तरीके से सब्सटीट्यूट अगर चाइना का मिल रहा है तो वो अफ्रीका मिल रहा है। तो ज्यादातर कंट्रीज अब अफ्रीका की तरफ भी फोकस कर रहे हैं कि वहां से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। तो टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज अगर हम बात करें टन में, तो सबसे बड़ा तो चाइना है। चाइना ने देखो आप 12.70 लाख, इसको लाख कर लेना, ठीक है। तो 12.7 लाख, 12.7 लाख जो है टन प्रोडक्शन किया है 2024 के अंदर, किसका, ग्रेफाइट का। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना। इसके बाद मेडागास्कर,
ठीक है। मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में, इंडियन ओशियन के अंदर। तो मेडागास्कर जो है उसने 89,000। अब देख लो टॉप प्रोड्यूसर एंड सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर के अंदर डिफरेंस आप देख सकते हो, 12 गुना का डिफरेंस है, लगभग 12-13 गुना का डिफरेंस। ठीक है। इसके बाद मोजाम्बिक, अफ्रीका ही आप देखोगे कि अफ्रीका धीरे धीरे इस एरिया में बढ़ रहा है। मोजाम्बिक 75,000, फोर्थ ब्राजील एंड फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। मींस इंडिया भी 27,000 प्रोडक्शन कर रहा है, फिफ्थ नंबर पे है ग्रेफाइट में। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, देन मेडागास्कर, देन मोजाम्बिक, ब्राजील एंड इंडिया, टॉप 5 प्रोड्यूसर। ठीक है। टॉप 5 प्रोड्यूसर में आ जाएगा चाइना, इसके बाद मेडागास्कर, मोजाम्बिक, देन ब्राजील एंड देन इंडिया। 5 सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं ग्रेफाइट के, बट चाइना डोमिनेट कर रहा है, ये याद रखिए। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट, जिसके बारे में आपने टॉप प्रोड्यूसर देख लिया, चाइना की मोनोपोली हो रही है वो भी आपने देख लिया, ग्रेफाइट का यूज देखा। अच्छा, ग्रेफाइट के बाद आता है आपका जिप्सम। जिप्सम एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जान है, समझ गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जान इसलिए है क्योंकि सीमेंट बनाने में भी इसका यूज है, मोर्टार बनाने में भी है, आपका कंक्रीट बनाने में भी इसका यूज है। ठीक है। तो जिप्सम जो है उसका सबसे ज्यादा यूज तो है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ इसका यूज जो है वो आप इंडस्ट्रीज में भी लेते हैं, इससे कुछ केमिकल्स बनाने में भी इसको काम में लेते हैं, प्लास्टर बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है। सो जिप्सम एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल है। ठीक है, सल्फेट है जिप्सम के अंदर। और सल्फेट किसका है? ये कैल्शियम का सल्फेट है। ठीक है, इसको फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम। तो जिप्सम एक कैल्शियम का सल्फेट है, ये कैल्शियम और ये सल्फेट, और क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। और ये कहां बनता है? जो लेक्स और सी जो थे उनमें हाई इवेपोरेशन के कारण इनका फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है। यानी जिप्सम के एरियाज वो एरियाज हैं जहां कभी लेक या सी रहे होंगे और उनमें लंबे टाइम तक इवापोरेशन की वजह से जो सेडिमेंटेशन हुआ उसके अंदर फॉर्मेशन हुआ किसका? जिप्सम का, जो कि क्या है? कैल्शियम का सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर देखोगे तो जिप्सम जो है इसका यूज में है प्लास्टर बनाने में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टर बनाने में यूज में है, सीमेंट इंडस्ट्री की जान है। इसके अलावा जिप्सम को फर्टिलाइजर्स में भी यूज में लेते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या करता है? ये एसिडिटी जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो आपकी सॉइल जो है उसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है, अम्लीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। इसके अलावा स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं इसके। ठीक है, स्कल्पचर्स बनाने में, ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव आइटम बनाने में यूज में आते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कितना हार्ड है जो ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव आइटम में भी यूज में लेते हैं? तो देखिए, जिप्सम जो है ना इसका एक इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है सेलेनाइट। सेलेनाइट एक वैरायटी है, ऐसी और भी वैरायटी होती है। जैसे सेलेनाइट के अलावा इसमें एक होता है एलाबेस्टर। ठीक है, सतिन स्पार होता है, सतिन स्पार होता है, जिप्सेट होता है। ये सब क्या है? ये वैरायटीज हैं किसकी? जिप्सम की। अच्छा, जिप्सम जो है उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन में ये होता है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे टाइप्स होती हैं, वैरायटी होती हैं जो हार्ड होती हैं, ट्रांसपेरेंट लुक में अच्छा होता है, और जैसे जैसे और आप देखोगे तो इसकी वैरायटी घटती जाती है। तो जो सबसे खराब वैरायटी है ना, जो सबसे सॉफ्ट वैरायटी हम यूं कहें, वो तो यूज में आ जाती है आपके प्लास्टर बनाने में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर्स में। बट जो इसकी हार्ड फॉर्म है उसको आप ऑर्नामेंट बनाने में भी यूज लेते हो, बहुत सुंदर होते हैं इसके क्रिस्टल। इसके अलावा ये डेकोरेटिव आइटम्स, स्कल्पचर्स, ये बनाने में भी काम में आ सकते हैं। तो सेलेनाइट तो है ही जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस मिनरल है। किसका है पार्ट? ये जिप्सम का ही एक मिनरल है, सेलेनाइट वैरायटी है एक। सेलेनाइट के अलावा एलाबेस्टर, सतिन स्पार, जिप्सेट और एक जो आपका जनरल जो जिप्सम है वो, ये सब इसके पार्ट है। ठीक है, वैरायटी है। इसके अलावा इसके जो टॉप प्रोड्यूसर है उनमें चाइना, ईरान, यूएसए, स्पेन और मैक्सिको है। ये देख लीजिए, टॉप प्रोड्यूसर क्या है? चाइना, यहां भी चाइना है। ठीक है, चाइना है, ईरान है, यूएसए, स्पेन और मैक्सिको टॉप प्रोड्यूसर है इसके जिप्सम प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है?
फिर चाइना है, चाइना के बाद ईरान प्रोड्यूस कर रहा है, यूएसए, स्पेन और मैक्सिको, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चाइना, ईरान, यूएसए, स्पेन और मैक्सिको आर द 5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। जिप्सम जो है उसके अंदर आप अगर देखोगे तो जिप्सम की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। यूं आप कह सकते हो कि इन सबको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, इनकी अपीयरेंस कैसी है और इनका टेक्सचर कैसा है, उसके बेस पे। टेक्सचर अच्छा है, हार्ड है, ट्रांसपेरेंट है, सुंदर दिखने अच्छा लग रहा है, क्रिस्टल अच्छा है तो डेकोरेटिव में भी ले लोगे, ऑर्नामेंटल यूज में ले लोगे, स्कल्पचर बनाने में ले लोगे यूज में, और अगर थोड़ा डाउन है तो आप इसका अदर यूज कर सकते हो। बहुत सारी वैरायटी है इसकी। क्लियर है। जिप्सम में देखोगे आप तो जिप्सम में इंडिया के अंदर राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जिप्सम का। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, राजस्थान। और राजस्थान जो है जो जिप्सम प्रोड्यूसर कर रहा है, इसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जो है वो हाई क्वालिटी के जिप्सम के लिए फेमस है। इवन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे जो कहोगे आप कि विद इन कंट्री तो इसका यूज है ही, डोमेस्टिक यूज तो हम कर ही रहे हैं, बट हम एक्सपोर्ट में भी काम में लेते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी का जिप्सम होता है उसको, जिससे हम डेकोरेटिव आइटम, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में भी काम में लेते हैं। तो हाई क्वालिटी जिप्सम के लिए फेमस है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर। ठीक है, और साथ में एक माइन और है नाइका माइन जो मैक्सिको के अंदर है। ठीक है, मैक्सिको जो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके अंदर है नाइका माइन। ठीक है, इसको केव ऑफ द क्रिस्टल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जाइंट साइज के सेलेनाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं। सेलेनाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेलेनाइट एक वैरायटी है किसकी, जिप्सम की, और हार्ड रॉक है, मींस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो 10 मीटर से भी बड़े आपको क्या मिलेंगे, सेलेनाइट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। इतने बड़े बड़े सेलेनाइट के क्रिस्टल्स हैं कहां पे, नाइका माइन मैक्सिको के लिए। ये याद रखना, ये बहुत फेमस माइन है नाइका माइन इन मैक्सिको, और इसको केव ऑफ द क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और किसके क्रिस्टल हैं, वो सेलेनाइट के। और सेलेनाइट किसका पार्ट है, जिप्सम का। क्लियर है। तो नाइका माइन इन मैक्सिको इज द केव ऑफ क्रिस्टल्स बिकॉज 10 मीटर लॉन्ग आपको यहाँ पे क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे सेलेनाइट के। क्लियर है। एक ये हो गया आपका जिप्सम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन जो है उसको आप देखो, लाइमस्टोन जो है आपका, इसके अंदर ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, कैसा है ये, सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, और इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, कैल्शियम का कार्बोनेट है ये। ठीक है, जिप्सम क्या था, कैल्शियम का सल्फेट या सल्फेट एनहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी मिला हुआ था, जबकि ये क्या है, कैल्शियम का कार्बोनेट है। और ये जो है ये शैलो मरीन एनवायरनमेंट में मिलता है। शैलो मरीन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, शैलो मरीन एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती हैं, आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, कि उसके अंदर देखो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, फिर ये यहाँ पे आपको कैनियंस मिल जाएंगे, ये अबाइजल प्लेन्स होता है। तो जो ये वाला एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये वाला जो पोर्शन है, ये एक्चुअल में होता पार्ट किसका है, कॉन्टिनेंट का होता है, बट पानी के अंदर होता है, सबमर्ज होता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया के अंदर आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन इसका सबसे ज्यादा कहां होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के अंदर। ठीक है, तो शैलो मरीन एनवायरनमेंट में इसका फॉर्मेशन हुआ है लाइमस्टोन का। सेडिमेंट्री रॉक है, वहां सेडिमेंटेशन डिपॉजिट होता है, और उस सेडिमेंटेशन से सेडिमेंट्री रॉक बनी है। अब इसके अंदर 2 तरीके के क्रिस्टल होते हैं, कैल्साइट और एरागोनाइट, ये इसी की वैरायटी है। कैल्साइट अगर आप कहीं नाम देखिए, कुछ जगह सिर्फ प्रोडक्शन में कैल्साइट को बोल दिया जाता है, लाइमस्टोन ना बोल के कैल्साइट बोल देते हैं। तो कैल्साइट इज ऑल्सो ए मिनरल ऑफ लाइमस्टोन, इसी का पार्ट है। तो कैल्साइट और एरागोनाइट 2 तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, लाइमस्टोन के अंदर। और लाइमस्टोन का यूज जो है वो कहाँ है, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है लाइमस्टोन का। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज, वो या तो लाइमस्टोन वाले एरिया में है या जिप्सम वाले एरिया में है। ठीक है, इसके अलावा कंक्रीट बनाने में भी काम में आता है। कंक्रीट जो आप
कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं। फर्टिलाइजर्स में भी मैंने बताया कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आता है, ये भी यही काम आता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम में आता है। टूथपेस्ट में भी आप लाइमस्टोन, देखो जितने भी आपके लाइमस्टोन की जो माइंस हैं इनके आसपास जो कटिंग वगैरह होती है उसमें जो चूरा निकलता है ना, उसको भी वो लोग बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो ज्यादातर टूथपेस्ट वगैरह बनाने में इसका चूरा काम में लेते हैं। ठीक है, बेस का काम होता है। टूथपेस्ट जो आप बनाते हैं उसमें जो बेस होता है ना, वो लाइमस्टोन का बेस यूज में लेते हैं। और स्टील प्रोडक्शन में भी इसको यूज में लेते हैं इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। लाइमस्टोन को बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील प्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन जो है वो स्टील प्रोडक्शन में भी यूज में आते हैं। इसके अलावा कंक्रीट, सीमेंट है, टूथपेस्ट बनाना हो, फर्टिलाइजर हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, इन सब में यूज में लेते हैं लाइमस्टोन को। अब लाइमस्टोन का ही एक और फॉर्म होता है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट जो है ये लाइमस्टोन का ही एक बेटर फॉर्म है, बट इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, लाइमस्टोन का एक पार्ट है। और इसके अंदर लाइमस्टोन में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं, यानी यूं कहें कि Ca&Mg दोनों के कार्बोनेट हैं इसके अंदर। इसके अंदर डोलोमाइट के अंदर। और इस वजह से क्या है, मतलब आप यूं कह सकते हो कि कुछ मात्रा में जो कैल्शियम जो था उसको मैग्नीशियम ने रिप्लेस कर दिया। कार्बोनेट तो था बट कैल्शियम हट गया, उसकी जगह मैग्नीशियम जुड़ गया, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट आ गए तो वो डोलोमाइट हो गया। और इस वजह से थोड़ा हार्ड होता है डोलोमाइट, लाइमस्टोन से थोड़ा हार्ड होता है। और ये रिएक्टिव भी कम होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जब आप लाइमस्टोन के ऊपर एसिड डालेंगे ना तो तेजी से रिएक्शन करता है लाइमस्टोन। ठीक है, बट ये जो डोलोमाइट है ये थोड़ा स्टेबल होता है, ये वो ज्यादा तेजी से जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से इसका जल्दी इरोजन भी नहीं होता है, जल्दी से टूटता भी नहीं है, तो थोड़ा हार्ड होता है। कौन सा? आपका डोलोमाइट। और डोलोमाइट को भी ऐसे यूज में लेते हैं आप, डोलोमाइट को भी हार्ड चीज है, तो इसको भी आप जैसे आपकी जो रेल और रोड जो बनते हैं उनमें जो आप गिट्टियां यूज में लेते हैं, कंक्रीट बनाने में यूज में लेते हैं, उन सब में इसको यूज में लिया जाता है। तो छोटे जो आप स्टोन जो बनाते हैं ना, रेल लाइन में बिछाते हैं, उसमें भी डोलोमाइट को यूज में लिया जाता है। बाकी इसके यूज इनमें भी है, सीमेंट में भी, कंक्रीट में भी, फर्टिलाइजर्स में भी, इन सब में, स्टील प्रोडक्शन में भी डोलोमाइट को यूज में लेते हैं। तो मेन प्रोडक्शन है, मेन है लाइमस्टोन, उसी का एक अलग वेराइटी है डोलोमाइट। ठीक है, राजस्थान में खूब मिलता है डोलोमाइट। उसके बाद आप लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में देखोगे तो चाइना जो है वो अगेन टॉप पे है। इसमें लाइमस्टोन प्रोडक्शन में 310 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है। किसने? चाइना ने। इसके बाद इंडिया का नंबर है, यहां हम थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, कहीं तो कुछ मिला। इंडिया वैसे ही टॉप प्रोड्यूसर्स में बहुत कम जगहों पे आता है, चाइना हर जगह डोमिनेट कर रहा है। और आप सबको पता है कि इसी वजह से तो चाइना सबका गॉडफादर बना हुआ है, यूएसए को झुका दे रहा है, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, जिस चीज को चाहे उस चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? अरे उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं भाई। ठीक है, तो चाइना जो है वो लाइमस्टोन का टॉप प्रोड्यूसर है, फिर इंडिया का नंबर है, उसके बाद यूएसए, फिर रशिया और ब्राजील का नंबर है। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया और ब्राजील टॉप प्रोड्यूसर हैं। चाइना, इंडिया, फिर यूएसए, तीन तो बड़े कंट्री। इसके बाद चौथा बड़ा कंट्री रशिया और ब्राजील, पांच ही बड़े ही कंट्री हैं सारे के सारे। चाइना, इंडिया, रशिया, फिर इसके बाद चाइना, इंडिया, यूएसए, इसके बाद रशिया और ब्राजील, इनका नंबर आता है लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर राजस्थान टॉप पे है लाइमस्टोन में। ठीक है, लाइमस्टोन प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर कौन टॉप पे है? राजस्थान। इसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। और राजस्थान जो है इसके अंदर लाइमस्टोन के बहुत हाई रिजर्व्स आपको सिरोही, जैसलमेर और नागौर में मिलेंगे। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप क्यों है? क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत हाई रिजर्व्स हैं लाइमस्टोन के, सिरोही, जैसलमेर और नागौर में। इस वजह से सीमेंट इंडस्ट्रियां बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। ठीक है, और सीमेंट प्रोडक्शन के लिए क्योंकि लाइमस्टोन बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है, तो राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री, राजस्थान में आप देखोगे तो आपको जितने भी ब्रांड है सीमेंट के, उनके सबके आपको यहाँ पे इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगी, फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इवन मैं खुद भी जेके सीमेंट में जाके विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, वहां पे भी मैंने देखा है सीमेंट का प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये सब जो एरियाज हैं इनके अंदर आपको लाइमस्टोन का की वजह से ही सीमेंट जो है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सिरोही, जैसलमेर, नागौर में लाइमस्टोन के बहुत हाई रिजर्व्स हैं।
क्लियर है। इसके बाद आता है एस्बेस्टोस। ठीक है, एस्बेस्टोस जो है ये एक एक्चुअली कोई सिंगल मिनरल नहीं होके एक ग्रुप ऑफ मिनरल है जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कह देते हैं, एस्बेस्टोस। तो सिलिकेट मिनरल्स हैं। ठीक है, देखो सल्फेट मिनरल क्या था आपका, जिप्सम था। ठीक है, इसके बाद आपने कार्बोनेट में क्या देख लिया, कार्बोनेट में अभी आपने देखा यहाँ पे लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके बाद ये है सिलिकेट, इसके अंदर सिलिका ज्यादा है एस्बेस्टोस के अंदर। ठीक है, तो सिलिकेट मिनरल है बट ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल है। कई सारे जो ऐसे मिनरल हैं जिनको कंबाइंडली हम एस्बेस्टोस कह देते हैं, और इन सबको दो ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है, एक तो सर्पेंटाइन ग्रुप है और दूसरा है एम्फीबोल, और इनके अंदर भी कई मिनरल हैं। ठीक है, तो सिलिकेट के कुछ मिनरल हैं, उन मिनरल्स को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोस, और इनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सर्पेंटाइन और एम्फीबोल। और ये आपने बहुत सुना होगा नाम सर्पेंटाइन, जब आप मिनरल्स को पढ़ने बैठेंगे तो सर्पेंटाइन का नाम पढ़ेंगे, सर्पेंटाइन कहीं आए तो समझ लो एस्बेस्टोस है। ठीक है, अब देखिए ये फाइब्रस मिनरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर एक्सीलेंट थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कैपेसिटी होती है। ठीक है, इंसुलेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वैसे भी इंसुलेटर ही हैं क्योंकि थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ही नहीं उनके अंदर, पुअर कंडक्टर है। बट ये बहुत अच्छा इंसुलेटर, इसके अंदर बहुत कम कंडक्टिविटी है और इसी वजह से इनको फायर प्रूफ मटीरियल बनाने में यूज में लेते हैं। जो अग्निरोधक जो आप वस्तुएं बनाते हैं ना, उनमें एस्बेस्टोस को यूज में लेते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लोथिंग्स, आग पकड़ने ना पकड़े ऐसी जगह पे आप जो ड्रेसेस बनाते हैं, जो आपके वर्कर्स पहनते हैं, उनके अंदर भी एस्बेस्टोस होता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स, जो आपके फायर सेफ्टी वर्कर्स होते हैं, जो आपके अग्निशमन वाले जो होते हैं ना, उन फायर सेफ्टी वर्कर्स की जो यूनिफॉर्म बनाई जाती है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स बनाई जाती हैं, उसके अंदर भी एस्बेस्टोस यूज में आता है। ठीक है, बट एस्बेस्टोस का इसके अलावा भी यूज है ब्रेक लाइनिंग्स में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एस्बेस्टोस क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही बैड कंडक्टर है, एक तो ये यूज है, इसकी वजह से हमने देख लिया। इसके अलावा एस्बेस्टोस जो है वो ब्रेक्स की लाइनिंग्स में, ब्रेक शूज में भी यूज में लेते हैं, जिससे अच्छा फ्रिक्शन होता है और उससे बेटर आप अच्छे ब्रेक लगते हैं, तो ब्रेक लाइनिंग्स में यूज में लेते हैं। इसके अलावा इसको रूफिंग में भी टाइल्स की तरह शीट, फ्लोर टाइल्स, सीमेंट, इन सब में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो एस्बेस्टोस सीमेंट में भी यूज में लेते हैं, रूफिंग में भी, फ्लोर टाइल बनाने में भी, और इसके अलावा ब्रेक लाइनिंग्स में भी यूज में लेते हैं। ठीक है, बट एस्बेस्टोस के प्रोडक्शन के साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि एस्बेस्टोस हेल्थ के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि एस्बेस्टोस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इनहेल हो करके जब आपके लंग्स में चले जाते हैं तो उससे एक डिजीज होती है एस्बेस्टोसिस, जो एक लंग डिजीज है। इस एस्बेस्टोसिस की वजह से अराउंड 66 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है। एस्बेस्टोस का जो प्रोडक्शन है उसको बैन किया हुआ है, प्रोडक्शन को 66 कंट्रीज ऐसे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, ईरान ले लो, फिनलैंड ले लो, कनाडा ले लो, इन सब ने इसको क्या किया है, बैन किया हुआ है। तो मैनी कंट्रीज बैंड एस्बेस्टोस ड्यू टू द हेल्थ रिस्क ऑफ एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस की हेल्थ रिस्क की वजह से इसको बैन किया, इसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं, अब इसके सब्सटीट्यूट यूज में लेते हैं। इवन ये सारे यूज भी इसके बंद कर दिए गए हैं इन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, बट हमारा इंडिया, भाई हमारा इंडिया तो इंडिया है, हमारे इंडिया में तो बैन तब होता है जब पूरी दुनिया में बैन हो जाता है, तब इंडिया में होता है। ठीक है, क्योंकि हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो है उसके बेनिफिट्स की सोचते हैं। तो हमारे पास जब तक कोई बेस्ट सब्सटीट्यूट किसी चीज का नहीं आ जाता है, तब तक हम शिफ्ट नहीं होते हैं दूसरे सब्सटीट्यूट पे, तो हम बैन जल्दी से करते नहीं हैं। तो इंडिया में एस्बेस्टोस बैन नहीं है, जबकि एस्बेस्टोसिस की खूब यहाँ पे डिजीज होती है, खूब हेल्थ रिस्क है, बट फिर भी हम एस्बेस्टोस का प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगेन राजस्थान ही कर रहा है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है एस्बेस्टोस में। तो एस्बेस्टोस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का नंबर आता है। क्लियर है। तो एस्बेस्टोस में अगर हम कंट्रीज में बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, रशिया, देन चाइना, देन ब्राजील, कजाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट, रशिया, चाइना, देन आपका ब्राजील, कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो रशिया टॉप प्रोड्यूसर है,
एस्बेस्टोस में। इसके बाद चाइना, ब्राजील, कजाकिस्तान और इंडिया। सो एस्बेस्टोस में एस्बेस्टोसिस का खतरा, इसीलिए देखो ये लिखा हुआ है सेफ्टी टुडे एंड आपका हेल्थियर टुमारो। आप एस्बेस्टोस से सेफ्टी रखोगे तो आपका नेक्स्ट जो कल है वो हेल्थियर होगा, क्योंकि एस्बेस्टोसिस एक बहुत बड़ी रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ी हेल्थ रिस्क है। तो इस तरीके से आपके सारे नॉन मेटेलिक मिनरल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इनमें हमने देखो डायमंड को पढ़ लिया, माइका को देखा, अब्रक को, ग्रेफाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन और एस्बेस्टोस, ठीक है। तो एस्बेस्टोस जो है वो ज्यादातर फाइब्रस होता है। तो इन सब को हमने देख लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके यूज अगर आप देखोगे तो डायमंड के, आपके माइका के, सबके आप यूज देख सकते हो। इस तरीके से आपने जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं इनके यूज देखे, इनके बारे में बेसिक डिटेल डिस्कस की, टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज को देखा, और जो जो माइन इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो लेशी माइन हो आपकी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? तो यहाँ आके आपके जो आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं उनमें से आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही मिनरल आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देखिए कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज को, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे हम कोल देखेंगे, पेट्रोलियम देखेंगे, इसके अलावा जो हमारे अदर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें एनर्जी रिसोर्सेज में हम सबको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, बट इसमें आपको कोल एक बड़ा प्रोड्यूसर, एक बड़ा एनर्जी मिनरल है, तो उस एनर्जी मिनरल को अलग से देखेंगे। पेट्रोलियम से रिलेटेड हम एक साथ देख लेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियोस आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ में जिन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों के साथ साथ आप इनको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच नहीं पाता है, तो उनके लिए भी आप हेल्प करिए, उनको भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।